गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नाउ स्टार्ट। तो चैप्टर नेम इज कोरिलेशन। आज अपन कोरिलेशन को शुरू करने वाले हैं। तो खासतौर से ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ स्पेशली सीए फाउंडेशन के लिए कर रहा हूँ। बट अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम का है उसके लिए भी यूज़फुल है, कोई स्टूडेंट सीए का है उसके लिए भी यूज़फुल है। सीए के लिए तो मैंने बोला मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। सीएस के लिए यूज़फुल है, सीएमए के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो आप जो है अगर कोई एमकॉम में है तो उसके लिए भी यूज़फुल है, बिकॉज जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब में वही चीज़ें हैं। बट स्पेशली जो ये क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सीए फाउंडेशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और बेटा मैं एकदम यहाँ मान लीजिए अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं यहाँ से एकदम आपको टॉप लेवल तक 1 बाय 1 ऐसे आपको लेके जाऊँगा, बिल्कुल प्रॉपर वे में, इस वे में लेके जाऊँगा। हाँ, आपको एंड तक बने रहना होगा जीरो से लेके टॉप तक पहुंचने के लिए। तो कोरिलेशन का ओवरऑल पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ा सा मेरे साथ बना होना पड़ेगा। तो कॉपी पेन ओपन कर लीजिए दोस्त। आइए शुरू करते हैं कोरिलेशन का जर्नी मेरे साथ, मेरे यानी मतलब केस्ले के साथ। आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन के भी बेटा एटलीस्ट 3 लेक्चर होंगे जो कंप्लीट कराने में कोरिलेशन को मुझे चाहिए। बहुत से लोग 1 लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा में करते हैं, बट मुझे 3 से 4 लेक्चर चाहिए। ओवरऑल कॉन्सेप्ट के लिए मुझे 3 लेक्चर चाहिए, बाकी आप देखिएगा। ठीक है, तो आइए बेटा कोरिलेशन समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन को पढ़ना क्यों पढ़ने जा रहे हैं कोरिलेशन को? उससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें पढ़ा मीन, आपने जो पढ़ा मीडियन, आपने पढ़ा मोड, आपने पढ़ा डिस्पर्शन, ये चीज़ें आपने पढ़ी। तो आज आप कोरिलेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो मैं बता दूं, जब ये टॉपिक आप पढ़ रहे थे मीन मीडियन मोड, तो इसमें आप एक एवरेज वैल्यू निकालते थे। आपको एक ऑब्जर्वेशन गिवन होता था, उसमें से कोई एक एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते थे, एक एवरेज वैल्यू निकालते थे। अब उस एवरेज वैल्यू की वजह से वो ऑब्जर्वेशन में जो वेरिएशंस आ जाते थे, उस वेरिएशंस को आप किसके थ्रू निकालते थे? डिस्पर्शन के थ्रू निकालते थे। तो मीन मीडियन मोड में हम किसकी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज। मीन मीडियन मोड में हम जिसकी बात करते थे वो क्या था बेटा? एवरेज था। एवरेज के बारे में बात करते थे। और डिस्पर्शन में हम किसके बारे में बात करने लगे? वेरिएशंस के बारे में हम बात करते थे। जब हम एवरेज वैल्यू चूज करते थे तो उसकी वजह से बाकी ऑब्जर्वेशन और एवरेज वैल्यू में जो वेरिएशंस आता था उसको डिस्पर्शन की बात कर। अब यहां पे याद रखिएगा, इन दोनों में आप जो डेटा कंसीडर करते थे वो एक सिंगल डेटा कंसीडर करते थे, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन कंसीडर करते थे। जैसे मार्क्स दिया हुआ तो मार्क्स दिया हुआ है, वेट दिया हो तो वेट दिया हुआ है। तो आप जो है उससे कोई कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाते थे, कोई कंपैरिजन नहीं कर पाते थे। तो वहां से रिजल्ट, अगर हमें कोई चीज का रिजल्ट चाहिए तो वो नहीं मिल पाता था। अब यहां पे जो कोरिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, कोरिलेशन में एक ऑब्जर्वेशन 1 होगा और उसी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन 2 होगा, और इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे।
और कंपेयर करने को ही क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। तो यहां पे केवल ऑब्जर्वेशन टाइप 1 होता था, एक ही डेटा होता था। यहां पे डेटा के बीच में कंपैरिजन नहीं किया जाता था। कुछ लोग कहेंगे सर क्यों, डिस्पर्सन में सीबी तो था, उसको थोड़ा कुछ देर के लिए हटा दीजिए। बट अगर सीबी को हटा दे रहे हैं, सीबी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को हटा दे रहे हैं, तो मीन, मीडियन मोड और डिस्पर्शन में अपन सिंगल डेटा के बारे में बात करते थे। बट इन दिस चैप्टर मीन्स कोरिलेशन में वी हैव कंपेयर बिटवीन 2 और मोर देन 2 डेटास या ऑब्जर्वेशन। कोरिलेशन में अपन 2 या 2 से ज़्यादा डेटा के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन में बेटा एक ऑब्जर्वेशन ये है जिसको 1 बोलेंगे और एक ऑब्जर्वेशन ये है जिसको 2 बोलेंगे। इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में कंपैरिजन कराते हैं तो उस कंपैरिजन को क्या बोलते हैं बेटा, कोरिलेशन। क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। ठीक, तो कोरिलेशन का मतलब ये है कि 2 चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन कराते हैं तो वो कंपैरिजन मतलब वो कोरिलेशन होता है। सपोज दैट एक सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा डिमांड एंड आप बात कर लीजिए, प्राइस एंड डिमांड की बात कर लीजिए। तो प्राइस एंड डिमांड के उसमें, ठीक है, या डिमांड एंड सप्लाई की बात कर लीजिए, उसको बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई कंपैरिजन आप कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कोरिलेशन, वो होगा कोरिलेशन। लेकिन अगर आप इसका एनालिसिस कर दीजिए तो एनालिसिस करने के लिए इसमें चाहिए डिग्री। तो कोरिलेशन एनालिसिस कब बनता है, जब ऑब्जर्वेशन को हम डिग्री के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ डिग्री में। अब ये डिग्री क्या होता है अभी हम बात करेंगे। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन। स्ट्रेंथ मतलब कि ये कितना इन दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो कितना सटीक है, कितना एप्रोप्रिएट है, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो कोरिलेशन का मतलब केवल कंपैरिजन है। कोरिलेशन एनालिसिस का मतलब कि उनके बीच में कोई यूजफुल रिलेशनशिप फाइंड आउट करना इज कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। तो बेटा पहला जो मीनिंग मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है कोरिलेशन का। तो वो मीनिंग क्या है कि कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन है वो एक रिलेशनशिप है दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, जो कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स, 2 और मोर ऑब्जर्वेशन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक, तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या होगा, मेरे साथ साथ लिखेंगे मीनिंग ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, मेरे साथ लिखें कोरिलेशन एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक, तो बेटा कोरिलेशन एनालिसिस की अगर बात करें तो कोरिलेशन एनालिसिस मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस इज। बेटा मैं इसको पहले भी लिख सकता था लेकिन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्लास वाली सारी की सारी फीलिंग क्लास वाली आनी चाहिए, इसलिए मैं साथ ही साथ लिखते हुए भी चलूँ और मेरे साथ आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको परफेक्टली क्लास वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। तो बेटा जी 1 मिनट मैं इसको एरेज कर दूं फिर बात करता हूं। ठीक है, तो लिखिए कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक is a statistical techniques used to measure
द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ relationship between the variables तो अपन बात करते हैं कोरिलेशन में केवल कंपैरिजन करते हैं। फर्क समझिए, आप चीजों को समझिए पहले। ओके, नाउ कोरिलेशन में हम केवल कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। बट कोरिलेशन एनालिसिस में अपन डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, उनके बीच जो रिलेशनशिप है उनके बीच का स्ट्रेंथ क्या है, उनके बीच का नेचर क्या है, तो स्ट्रेंथ और नेचर को जब हम एनालिसिस करते हैं तो इज कॉल्ड कोरिलेशन एनालिसिस। ओके, नाउ तो ये आपका कोरिलेशन एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर अपन नेचर की बात करें, नेचर ऑफ कोरिलेशन की, धीरे धीरे बेटा हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम नेचर ऑफ कोरिलेशन की बात करें, तो नेचर का मतलब बेटा कोरिलेशन या तो मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो। तो कोरिलेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझिए पहले करना क्या है। मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कब कोई कोरिलेशन पॉजिटिव होता है और कब कोई कोरिलेशन नेगेटिव होता है, कब कोई कोरिलेशन पॉजिटिव होता है। तो नेचर ऑफ कोरिलेशन की अगर बात की जाए तो कोरिलेशन में बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो, ठीक है। नाउ ठीक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। तो कोरिलेशन पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव का लिखिए बेटा कि कोरिलेशन पॉजिटिव कब होता है, if both observation positive correlation किसे कहते हैं, vary in same direction is called positive correlation, ठीक। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है बेटा, कि जब दो ऑब्जर्वेशन सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में, इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। अब सेम डायरेक्शन का मतलब देखो, टाइप 1 या तो दोनों इंक्रीज करें, टाइप 2 या तो दोनों डिक्रीज करें, दोनों ऑब्जर्वेशन। अगर ये एक, इसे x मान लेते हैं, x, और इसे y मान लेते हैं, तो अगर ये x अगर आपका इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे, अगर x आपका डिक्रीज करे तो y भी आपका डिक्रीज करे। तो इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। अगर x आपका इंक्रीज करे तो y भी इंक्रीज करे, अगर आपका x डिक्रीज करे तो y भी डिक्रीज करे। मतलब y डिपेंड ऑन किस पे होना चाहिए, x होना चाहिए। ये जो x है, ये y जो है आपका, ये क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x के ऊपर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। तो बेटा कहने का मतलब कि सेम डायरेक्शन, वेदर इंक्रीज और डिक्रीज नो मैटर। सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में x मूव करेगा
जिस डायरेक्शन में एक्स मूव करेगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इन मटेरियल, जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में एक्स मूव करेगा उसी डायरेक्शन में वाई मूव करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट नेचर ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक। तो इफ बोथ ऑब्जर्वेशन, if both observation vary in opposite direction, is called नेगेटिव कोरिलेशन। मैं लिख रहा हूं इसलिए बेटा कि आपको समझ में आए, आपको ना लगे कि आप क्लासरूम में नहीं बैठे हैं। लिखने का मतलब बस ये कि लगे कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। ठीक है। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब बेटा अपोजिट डायरेक्शन, याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टाइप 1, दिस इज एक्स एंड वाई। अगर एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई क्या करे? डिक्रीज करे। तो इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब कि एक्स जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ठीक उल्टा वाई वेरी करेगा। ठीक है। मतलब अगर एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। टाइप 2, और मान लो अगर एक्स डिक्रीज करे तो y क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जिस डायरेक्शन में x मूव करेगा उसी डायरेक्शन में कौन मूव करेगा? y मूव करेगा। सॉरी, उसी डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट्स कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो पॉजिटिव को याद रखने का तरीका क्या है? सेम डायरेक्शन। और नेगेटिव को याद रखने का क्या तरीका है? नेगेटिव कोरिलेशन को याद रखने का क्या तरीका है? अपोजिट डायरेक्शन। अब मे बी जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन का मतलब कि दोनों में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशन। अगर ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो उसको बोलेंगे जीरो कोरिलेशन, जहां पे कोरिलेशन है ही नहीं। तो ये हुआ नेचर ऑफ कोरिलेशन। नेचर ऑफ कोरिलेशन के मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, तो आप बताना अपना कॉमन सेंस लेके, ठीक है, कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। जैसे अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड प्राइजेस कर लेते हैं, प्राइजेस एंड डिमांड, प्राइजेस एंड डिमांड। तो इसमें किस टाइप का कोरिलेशन होगा? आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा डिमांड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। मतलब बेटा कौन सा कोरिलेशन होगा? नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी। तो आप समझ पा रहे हो कि कोरिलेशन किस ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता है? जो ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिससे हम कोई यूजफुल एनालिसिस कर पाएँ। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन को हम कहाँ पे रखते हैं? कोरिलेशन में रखते हैं। तो प्राइस एंड डिमांड क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा और बताइए।
इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, अगर बेटा इनकम बढ़ेगी तो हमारा एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो एक्सपेंडिचर घटेगा। ठीक है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक। इनकम और सेविंग में क्या होगा, इनकम एंड सेविंग, नो डाउट सर। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो हमारी सेविंग बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग भी कम होगी। इट मीन्स दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। वो क्या कहा जाएगा बेटा, पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कोरिलेशन और लेके आते हैं कि मान लीजिए इफ इनकम इज 10% and saving is also 10%, then relationship between income and expenditure। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कह रहे हैं कि हमारी जो इनकम है वो 10% है और सेविंग भी हमारी क्या है, 10% है। मतलब हम जितना इनकम ले रहे हैं उतना ही क्या कर दे रहे हैं, सेविंग कर दे रहे हैं। जो हमारी इनकम है उतनी हमारी क्या है, सेविंग है। तो बताइए इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। जितनी हमारी इनकम है वो सबका सब सेविंग में चला जा रहा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप बताइए। सर नो रिलेशनशिप, क्या आ जाएगा, नो रिलेशनशिप। क्यों, जीरो कोरिलेशन। वाई, बिकॉज जितनी इनकम है वो सबका सब सेविंग में चला जा रहा है, कुछ भी एक्सपेंडिचर में नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे जो आएगा उसे क्या कहेंगे, ज़ीरो कोरिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल जो अक्सर सारे टीचर यूज़ करते हैं, मैंने नहीं किया, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। उसके बाद जैसे नंबर ऑफ क्लेम्स, इंश्योरेंस कंपनी का नंबर ऑफ क्लेम एंड प्रॉफिट। अगर नंबर ऑफ क्लेम बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अगर नंबर ऑफ क्लेम कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो नेचर ऑफ कोरिलेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैं बात कर रहा था बेटा, सुनिए, इफ इनकम इज 10% एंड सेविंग इज ऑल्सो 10%, देन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितना इनकम है उतना सेविंग है। तो फिर अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो बेकार है, फिर वो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये वेट है इन केजी और ये इनकम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन रुपीज़। मान लो हमारा वेट जो था 60 केजी था, तब हम 3000 रुपये कमा रहे थे। हमारा वेट 65 केजी हो गया तो फिर हम 3500 कमाने लगे। फिर हमारा 868 हो गया तो फिर हमारा वेट 68 केजी हो गया तो फिर हम कमाने लगे मान लो 3600। 70 केजी में फिर हम 3900 कमाने लगे। तो अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा कि कौन सा कोरिलेशन है, हमारा वेट बढ़ रहा है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है। वेट भी बढ़ रहा है और
इनकम भी बढ़ रही है, तो कौन सा कॉरिलेशन समझ में आएगा बेटा? ये आपको समझ में आएगा पॉजिटिव कॉरिलेशन। गलत है। इस टाइप के ऑब्जर्वेशन को, ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं बेटा स्प्यूरियस और नॉनसेंस, जिसका कोई सेंस ही ना हो, जिसका कोई सेंस ही ना हो। भाई इस ऑब्जर्वेशन से आप कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन से कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो तो वो रॉन्ग होगा। तो आप कहो कि वेट और इनकम, या आप कहो द नंबर ऑफ शूज एंड द वेट, या हाइट ऑफ पर्सन, तो ये सारे के सारे स्प्यूरियस कॉरिलेशन होते हैं, नॉनसेंस कॉरिलेशन होते हैं। कॉरिलेशन हमेशा बेटा, कॉरिलेशन ऑलवेज जो भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री करता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ डिग्री के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि ये फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, और फिर आपने ये देखा कि स्प्यूरियस और नॉनसेंस कॉरिलेशन क्या होते हैं। ऐसी चीज़ के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना वो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको ये नहीं कह सकता, आप इसको भी कह सकते हैं जीरो कॉरिलेशन, बिकॉज इनके बीच में कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता है। तो स्प्यूरियस या नॉनसेंस कॉरिलेशन इसको कहते हैं, ठीक। तो ये था बेटा नेचर ऑफ कॉरिलेशन था। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कॉरिलेशन की। तो आइए मेरे साथ साथ टाइप ऑफ कॉरिलेशन नोट करिए, ठीक है, मेरे साथ साथ टाइप ऑफ कॉरिलेशन नोट करिए। हम बात कर रहे थे बेटा टाइप ऑफ कॉरिलेशन, नेचर ऑफ कॉरिलेशन हो गया। बेसिकली बहुत से किताबों में नेचर एंड टाइप दोनों एक ही होते हैं, मैं भी एक ही बात कर रहा हूँ। नेचर और टाइप एक ही होता है, बट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। नेचर का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो। टाइप ऑफ कॉरिलेशन का मतलब बेटा वो तो या तो सिंपल कॉरिलेशन होगा, सिंपल कॉरिलेशन, या तो पार्शियल कॉरिलेशन होगा, पार्शियल कॉरिलेशन, या तो मल्टीपल कॉरिलेशन होगा, या तो लीनियर कॉरिलेशन होगा, या तो नॉन लीनियर कॉरिलेशन होगा, नॉन लीनियर कॉरिलेशन होगा, या इसको कर्वी लीनियर भी कहते हैं, और कर्वी लीनियर, ठीक। तो ये टाइप ऑफ कॉरिलेशन है, बहुत आसान है, 2 मिनट में आपके माइंड में बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा कि टाइप ऑफ कॉरिलेशन क्या होता है। बट मेरे साथ साथ आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉरिलेशन सिंपल है, पार्शियल है, मल्टीपल है, और लीनियर है, नॉन लीनियर है, कर्वी लीनियर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं बेटा सिंपल कॉरिलेशन का, कि सिंपल कॉरिलेशन क्या होता है, ठीक। तो लिखिएगा सिंपल कॉरिलेशन, पहले लिखिएगा सिंपल कॉरिलेशन, मेरे साथ साथ लिखिए। समझा दे पहले आपको, हाँ सर समझा दो बेटा। देखो सिंपल कॉरिलेशन का मतलब कि जहाँ पे केवल 2 ऑब्जर्वेशन हो, 1 और 2, तो जब 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई कॉरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है तो उसे सिंपल कॉरिलेशन कहते हैं। जब 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में कोई कॉरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है तो उसे सिंपल का मतलब इट स्टडी ओनली 2 वेरिएबल्स, ये केवल 2 वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करता है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंपल कॉरिलेशन। मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल कॉरिलेशन। जहां पे हम केवल 2 कॉरिलेशन, सिंपल कॉरिलेशन का मतलब कि अगर हम बात कर लें बेटा फॉर एग्जांपल एज ऑफ हस्बैंड्स एंड एज ऑफ वाइफ्स, अगर इनके बीच में हम कॉरिलेशन फाइंड आउट करते हैं
तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सिंपल कॉरिलेशन। पार्शियल कॉरिलेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। पार्शियल कॉरिलेशन तो पार्शियल कॉरिलेशन का ये मतलब हुआ कि जहां पे 2 से ज़्यादा वेरिएबल गिवन हो। पार्शियल में 2 से ज़्यादा वेरिएबल गिवन है, बट स्टडी के लिए केवल 2 को कंसीडर करते हैं। गिवन है 2 से ज़्यादा और स्टडी करते हैं 2 का, तो उसे क्या कहेंगे, पार्शियल कॉरिलेशन कहेंगे। तो लिखिएगा पार्शियल कॉरिलेशन मीन्स इट इन्वॉल्व्स the study of 2 or more variables, 2 ना लिख के क्या लिख दें, 3 और मोर वेरिएबल्स, बट इसमें हम स्टडी करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को, लेकिन कंसीडर करते हैं, बट कंसीडर ओनली 2 वेरिएबल्स for degree of relationship। ठीक, तो पार्शियल में क्या होता है कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है ऑब्जर्वेशन का वो 2 से ज़्यादा होता है, बट जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं तो केवल 2 की बात करते हैं, केवल 2 को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है या राइस है, चावल का उत्पादन, इसके साथ साथ ढेर सारे एलिमेंट हो सकते हैं। पहला एलिमेंट हो सकता है फर्टिलाइजर्स, दूसरा एलिमेंट हो सकता है सीड्स, तीसरा एलिमेंट हो सकता है इरिगेशन। ठीक, तो बेटा यहां पे ढेर सारे, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 4 हो गए। ठीक, तो हम जब पार्शियल कोरिलेशन की बात करेंगे तो हम प्रोडक्शन ऑफ राइस लेके कभी फर्टिलाइजर के साथ या कभी सीड्स के साथ या कभी इरिगेशन के साथ, बात समझ में आ रही है। तो पार्शियल कोरिलेशन का मतलब कि जहां पे स्टडी मोर देन 2 ऑब्जर्वेशन का करते हैं, बट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के लिए केवल 2 ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो वो पार्शियल कोरिलेशन होता है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है, समझिएगा कि सर मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है। तो मल्टीपल कोरिलेशन का मतलब इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ 3 और more variables and also consider all variables for degree of relationship। तो उसे हम मल्टीपल कहेंगे। मल्टीपल का मतलब बेटा कि जितने ऑब्जर्वेशन हैं जिनके बीच में आप स्टडी कर रहे हैं उन सभी के बीच में डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। सपोज दैट अगर हम प्रोडक्शन ऑफ राइस को देखना चाहते हैं तो ये सबसे पहले इसमें फर्टिलाइजर्स को भी कंसीडर करेंगे
और फिर इसमें हम जो है इरिगेशन को भी कंसीडर करेंगे, इरिगेशन को भी कंसीडर करेंगे। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स के बीच में अगर हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीपल। थोड़ा शुरू से रिवाइज करते हैं, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। सिंपल में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। सिंपल में ऐसे यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, यहाँ पे बेटा स्टडी, यहाँ पे डिग्री। स्टडी सिंपल में क्या होता है, स्टडी भी 2 पे होता है और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी कितने पे निकलता है, 2 पे निकलता है। और पार्शियल में क्या होता है, पार्शियल में मोर देन 2, 2 से ज्यादा, मोर देन 2 बट कंसीडर ओनली 2, लेकिन 2 से ज्यादा के बीच में स्टडी करते हैं और डिग्री केवल कितने का निकालते हैं, 2 का। और मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल में मोर देन 2 एंड ये भी क्या होगा, मोर देन 2। जितना आप स्टडी करते हैं उतने के बीच में डिग्री निकालते हैं तो उसे क्या कहेंगे बेटा, मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। तो सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर की, बात करते हैं। फोर्थ किसकी बात करते हैं बेटा, लीनियर की बात करते हैं, लीनियर कोरिलेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन कोरिलेशन में सबसे ज़्यादा लीनियर कोरिलेशन के बारे में ही बात करेंगे, अदर देन लीनियर कोरिलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहले इसको लीनियर को लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कि लीनियर क्या होता है। तो द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, द कोरिलेशन between 2 variables, the correlation between 2 variables is said to be linear, is said to be linear if the change of if the amount change in one variable, if amount change in one variable, यहां से अंडरलाइन करिएगा, मैं कर दे रहा हूं, अमाउंट चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर constant, tends to bear constant ratio to the amount change of other variable, to amount change of other variables, बेटा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है लिखना बंद कर दीजिए, सुनना शुरू करिए। जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बियर कांस्टेंट रेशियो अमाउंट चेंज टू अदर वेरिएबल्स। मतलब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई। जैसे अगर हम बात करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 का, ठीक है। और मान लीजिए अगला जो ले लिया हमने वो ले लिया 40 ले लिया, 80 ले लिया, 120 ले लिया, 160 ले लिया और 200 ले लिया। तो रेशियो निकालना है इनके बीच का। जैसे मान लीजिए अगर आप इनके और इनके बीच का रेशियो निकालिए तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 20/10 इंटू 100। तो अगर आप रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा 200%। यहाँ से भी कितना हो जाएगा 200%, ठीक। इनके और इनके बीच का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो ये 30/20 इंटू 100, तो या
आपका आ जाएगा 150%, ये भी कितना होगा 150% हो जाएगा। इसी तरीके से सबके बीच का जो रेशियो आप निकालते हो, जो रेशियो चेंज आप निकालते हो, वो चेंज जितना x का होगा उतना ही किसका होगा, y का होगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो है, जो अमाउंट चेंज इन वन वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट, टू बियर कांस्टेंट रेशियो, एक वेरिएबल्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, किसके, y का रेशियो कांस्टेंट है, किसके कंपैरिजन में, x के कंपैरिजन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे। तो ये जो अमाउंट चेंज हो रहा है, जो रेशियो चेंज हो रहा है, वो रेशियो अगर कांस्टेंट है तो उसे क्या बोलोगे बेटा, लीनियर कोरिलेशन बोलोगे। अब एक बचता है बेटा नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो नॉन लीनियर कोरिलेशन, जो लीनियर नहीं है वो क्या है, नॉन लीनियर है, बात हुई खत्म। नॉन लीनियर, तो बेटा जो कोरिलेशन, ठीक है, लीनियर नहीं है वो क्या है, नॉन लीनियर कोरिलेशन है। तो जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर कोरिलेशन है, ठीक। नॉन लीनियर मतलब जो कोरिलेशन है वो लीनियर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। कैसे नॉन लीनियर होगा बेटा, जो अमाउंट चेंज इन वन वेरिएबल्स है शुड नॉट बी बियर कांस्टेंट रेशियो अमाउंट चेंज ऑफ अदर वेरिएबल्स। अगर कांस्टेंट हो जाता है तो लीनियर, और डज नॉट कांस्टेंट, या नॉट कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट है बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलेंगे या कर्वी लीनियर बोलेंगे। अगर जो रेशियो है वो कांस्टेंट है तो लीनियर, अगर रेशियो नॉट कांस्टेंट है तो नॉन लीनियर, या आप इसे क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्वी लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो ये है बेटा आपका टाइप ऑफ कोरिलेशन, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।